हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग बाय अमित पटेल। दोस्तों, अभी तक आपने टेंथ की बोर्ड के एग्ज़ाम दे दी, लेकिन रिजल्ट बाकी है। लेकिन जिन लोगों को टारगेट है कि भाई आगे जाके 11th 12th साइंस ही करना है, तो उनके लिए खास में चैनल स्टार्ट किया मैंने। ठीक है। और इनके अंदर हम क्लास 11th का फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि मैं क्लास 12th की फिजिक्स लेता था, तो अभी मैंने जस्ट आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन से जाएंगे, तो क्लास 11th का भी फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस लेंथी है। और अगर आपका कोचिंग लेट स्टार्ट होगा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि अप टू एंड ऑफ फेब या मार्च आपका सिलेबस ख़त्म हो। ठीक है, तो बेटर है थोड़ा ऑनलाइन भी स्टडी कर लो। कोई पैसे तो देने नहीं है आपको, फीस नहीं भरनी है। ठीक है, फ्री में। चलो, तो मैं आपको क्लास 11th फिजिक्स के यूनिट्स के बारे में थोड़ा ऊपर से इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, और फिजिकल वर्ड है। सेकंड यूनिट का पोर्शन है मेजरमेंट। फिर सेकंड, तो यहाँ पे हम ना डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स स्टडी करेंगे, उनके एप्लीकेशन क्या है कि नेचर जो है, तो सारी जो नेचुरल फिनोमिनन है, पूरा अपना जो नेचर है दैट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स। और मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे फिजिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, क्लियर। फिर सेकंड यूनिट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उनके अंदर आपने पहले भी स्टडी किया है कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उनको हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। वैसे मास की यूनिट होती है ग्राम। तो ये सारे रिलेशन भी वहाँ पे स्टडी करने। क्लियर। और काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनके यूनिट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। और ऊपर से थोड़ा डेरिवेशन पोर्शन भी है और न्यूमेरिकल भी वहाँ पे होगा आपका। फिर यूनिट नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों याद करो, ये आपका जो क्लास, मैं आपको सिंपल बोल दूँ, आपकी जो क्लास 11th की फिजिक्स है ना, वो आपके क्लास 9th के अंदर साइंस के जो फिजिक्स के यूनिट थे ना, उनसे रिलेटेड है थोड़े बहुत यूनिट। क्लियर। और क्लास 12th का जो फिजिक्स होगा, वो आपकी क्लास 10th की जो साइंस होगी उनसे रिलेटेड होंगे। तो बेटर है आप जब भी, अभी देखो आप तो क्लास 11th के अंदर आ गए, लेकिन आपसे जो भी छोटे उनको आप बोलो कि अगर 11th 12th में फिजिक्स अच्छी तरह से करना है, तो बेटर है आप साइंस का जो पोर्शन है, 9th का पोर्शन आपका 11th में कवर अप होगा, और 10th का जो पोर्शन है वो 12th में कवर अप होगा। तो इतना भी आप गाइडेंस दे दो उनको तो काफ़ी ज़्यादा है उनके लिए। ठीक है। फिर मोशन इन प्लेन, तो यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन होगी, यहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन होगी, यहाँ पे वेक्टर वगैरह हम डिफाइन करेंगे। क्लियर। ये दोनों यूनिट आपके इंपॉर्टेंट है, ये JEE और नीट के लिए भी। फिर लॉज ऑफ मोशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो उनके ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो सारा हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इनर्शिया स्टडी करेंगे, वगैरह स्टडी करेंगे वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है वर्क एनर्जी पावर। अगर किसी को याद हो तो देखो, ये तो पूरा 9th के अंदर था, तो उनका काफ़ी सारा पोर्शन रिवाइज होगा। और एक ये वाली भी यूनिट थी क्लास 9th के अंदर, याद करो आप, वर्क एनर्जी पावर था कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाना है हमें डेरिवेशन के साथ, और उनके जो डेरिवेशन है उनकी विथ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी देनी है। तो आपका बेसिक अगर वहाँ पे क्लियर होगा तो आपके लिए ये सिंपल बन जाता है। क्लियर। फिर यूनिट नंबर 7, ये आपके लिए नया यूनिट होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह डिफाइन करेंगे, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उनके रिलेशन इक्वेशन भी डिराइव करने। फिर ग्रेविटेशन, ये भी याद करो आप क्लास 9th के अंदर शायद आप स्टडी कर चुके हो, है ना। क्लियर। तो उनके रिलेटेड थोड़े डेरिवेशन ज़्यादा करेंगे और उनकी न्यूमेरिकल्स करनी है। क्लियर। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये 3 आपके, यहाँ तक आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर 1 to 8 यूनिट्स है। ठीक है। फिर यूनिट 9 है आपका सॉलिड का, कि उनका कंप्रेशन कितना होगा, एक्सटेंशन कितना होता है लोड देने पे, तो वहाँ पे स्टडी करना है। फिर देखो आप सबने फ्लूइड के अंदर हम 2 स्टडी करते हैं, एक होती है आपकी गैसेस और एक होती है आपकी लिक्विड। क्लियर। तो उनको वहाँ पे डिटेल में क्लासिफाई करके हमें एक्सप्लेन करना है, और उनके एप्लीकेशन, तो मैं एक सिंपल एप्लीकेशन दे दूँ आपको। ये आपका जो अर्थ मूविंग एक्सकेवेटर होती है ना, तो उनका वो बकेट देखा है ना आपको, एक पीछे से प्लंजर उनको धक्का लगाती है, प्लंजर वो बैंड होगा, फिर ग्राउंड के अंदर जाके मिट्टी को अपने अंदर लेके बाहर निकलता है। सिंपल बोलो तो खड्डा खोदने की जो मशीन होती है वो। तो वहाँ पे आपका ये हाइड्रोलिक का प्रिंसिपल यूज़ होता है, तो वो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, पास्कल्स लॉ। क्लियर। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है। क्लियर। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर टेम्परेचर रिलेटेड आप वहाँ पे स्टडी करोगे, हीट एनर्जी, एंट्रोपी,
लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो सब वहाँ पे हमें स्टडी करना है। फिर काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, तो वहाँ पे गैसेस की जो मोशन होगी, गैसेस के जो एटम की जो मूवमेंट होती है उनके लिए वहाँ पे आपको स्टडी करनी है, और वहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल के साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी हमें स्टडी करने हैं। फिर देखो ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपकी जो रेफ्रिजरेटर होती है, आपकी जो ऑटोमोबाइल की जो हीट इंजन होती है, उन सब का वर्किंग भी वहाँ पे हमें स्टडी करना है। ऑसिलेशन के अंदर मैं आपको सिंपल बोलूँ, आपको ये पेंडुलम आपने देखा है ना कि पेंडुलम जो ऐसे ऑसिलेट करती है, उनके बारे में सब हमें स्टडी करना है। तो खाली पेंडुलम नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारे मोशन भी है डिटेल में, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह, ठीक है, तो उनको भी स्टडी करना है। तो ऑसिलेशन क्या होता है आपको पता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमें, ये तो जस्ट ऊपर से बोल रहा हूँ मैं आपको, जब यूनिट पूरा स्टार्ट करेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। फिर ये वेव्स, वाटर वेव्स तो आपने सुनी है ना, पानी ऊपर उठ के आगे निकलता है, स्ट्रिंग के अंदर आपने वेव्स प्रोड्यूस किया है, तो ये भी आपका 9th के अंदर शायद थोड़ा उनका बेसिक कवर अप हुआ है, तो उनके बारे में आगे और डिटेल में हमें सब यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि कौन से यूनिट्स है, ठीक है, क्या क्या स्टडी करना है, तो हर एक यूनिट के स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगा। क्लियर? तो ये आपके कौन है, क्लास 11th फिजिक्स के यूनिट है NCERT। क्लियर? चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, फिजिकल वर्ल्ड। चलो, क्लास 11 फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो इनके अंदर देखो मैं आपको क्या बोलूँ, यहाँ पे आपको फिजिक्स की डेफिनेशन स्टडी करनी है कि फिजिक्स क्या है, जो अपनी नेचुरल फिनोमिनन है डे बाय डे, उनके अंदर फिजिक्स कैसे कैसे एप्लीकेबल है वहाँ पे। फिर मेन डिसिप्लिन कौन सी है उनकी फिजिक्स की, वो भी स्टडी करनी है, सब डिसिप्लिन भी उनकी डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक तो हम आज के लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। फिर इनके अलावा क्या होगा कि आपकी जो फंडामेंटल फोर्सेस है, ठीक है, फिजिक्स का रिलेशन विथ सोसाइटी, क्लियर, स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो ये सारे टॉपिक्स है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और सबसे कम इम्पोर्टेंट यूनिट है, लेकिन खाली ये आज के लेक्चर में जितना मैं करवाऊँ ना, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, और एक आपका होगा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। इनके बेसिस पे 1 या 2 मार्क के आपको क्वेश्चन पूछते हैं, और कोई ज़्यादा डिटेल में इनके अंदर से कोई क्वेश्चन आती नहीं, और इवन इन नीट एंड JEE इनका वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर भी हम इनको स्टडी कर लेते हैं, और मेनली क्या करते हैं कि सारे सर फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है उनको स्किप ही कर देते हैं, क्लियर, क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो फर्स्ट व्हाट इज़ फिजिक्स, वहाँ से स्टार्ट करते। तो व्हाट इज़ फिजिक्स, तो आपका जो फिजिक्स वर्ड है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर, तो वो कौन है आपका फिजिक्स। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। फिर देखो कि फिजिक्स मतलब क्या, साइंस जो आपकी नेचुरल फिनोमिनन को डिफाइन करे। अगर मैं बोलूँ कि डे नाइट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे फिजिक्स है आपका, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। समझ में आ रहा है ना कि आपकी जो अर्थ है उनके अबाउट मून घूम रही है, ठीक है, और अर्थ आपकी सन के अबाउट घूम रही है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल का फंड है, तो वहाँ पे भी आपको फिजिक्स अप्लाई करना है। आपकी गैलेक्सी है, इवन कोई व्हीकल अगर रोड पे मूव करके जाता है तो उनकी स्पीड है, उनके ऊपर कितना फोर्स देना पड़ेगा, कितना फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, तो ये सब डिफाइन करने में ना नंबर ऑफ आवर्स लग जाएंगे। तो मैं एक सिंपल क्या बोलूँ, आपके आजू बाजू में, आपकी सराउंडिंग में जो भी फिनोमिनन हो रही है, उनके अंदर कोई ना कोई फिजिक्स इन्वॉल्व है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिक्स वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो फिजिक्स इज अ साइंस टू अंडरस्टैंड द नेचर। अब बोलो कि सर मैं चल के जाता हूँ, वहाँ पे कौन सा फिजिक्स लगा, तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आप चल के जाते हो ना, तो आपका पैर का सरफेस के साथ फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन होगा बेटा तो ही आप आगे जा पाओगे। समझ में आया कि नहीं। क्लियर। तो हर एक जगह पे फिजिक्स है। आप मुझे कोई भी कमेंट में बोल दो कि सर यहाँ पे कैसे फिजिक्स काम करता है, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा। चलो, तो इन हिंदी साइंस ऑफ फिजिकल वर्ड इज कॉल्ड भौतिक विज्ञान। आपको पता होगा कि हिंदी और गुजराती में ना आप क्या बोलते हो इसको, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो फिजिकल वर्ड है उनके रिलेटेड जो साइंस है, तो उनको आप क्या बोलते हो, भौतिक विज्ञान। और संस्कृत का एक वर्ड है भौतिकी, तो वहाँ से आपने ये फिजिक्स को क्या किया है, डिफाइन किया है। समझ में आ कि नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स का एक डेफिनेशन दिया है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है नहीं कोई, लेकिन जो सराउंडिंग से जो नेचुरल फिनोमिनन को स्टडी करे वो अपनी फिजिक्स है। तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडिंग द बेसिक लॉज ऑफ नेचर
एंड देयर मैनिफेस्टेशन एंड द डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनन, कि हर एक फिनोमिनन के अंदर स्टडी करना वो कैसे इन्वॉल्व है वहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन है आपका फिजिक्स करता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, आप फूड कुक करते हो तो वहाँ पे आपका फिजिक्स काम करता है, ठीक है। आपकी गैस की जो बोतल है वहाँ पे भी आपकी फिजिक्स काम करती है। मतलब हर एक पॉइंट पे आपका फिजिक्स है, और बिना फिजिक्स के प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूँ, आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। तो सर बोलते थे ना कि मैथ्स इज अ किंग, केमिस्ट्री इज अ किंग, तो क्या बोल दो आप, सर बिना फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं। अगर मशीन ही नहीं होगा, ठीक है, तो काम कहाँ से मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है। और पैसा नहीं होगा तो क्या कैलकुलेट करोगे आप, मैथ्स है काम का नहीं है। तो हर मशीन के अंदर, तो हर एक मशीन का जो वर्किंग होगा वो किसके बेसिस पे होता है, फिजिक्स। देखो मैं आपको सिंपल बोलूँ, इवन आप आगे जाके ना 11th-12th के बाद अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जाने वाले हो, सिविल इंजीनियरिंग करोगे, मेटलर्जी करोगे, ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस है जहाँ पे 11th का फिजिक्स आपका बेस बनेगा। क्लियर। मैकेनिक्स का फंडा कोई सिविल में भी यूज़ करेगा, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज़ करेगा, कॉलम बीम वगैरह, ठीक है। तो ये याद रखना। 12th का फिजिक्स ना अपना इलेक्ट्रिकल रिलेटेड थोड़ा पोर्शन है, ऑप्टिक्स रिलेटेड है, क्वांटम रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी स्टडी करेंगे, तो वो आपका ईसी वगैरह में काम लगेगा। लेकिन 11th की फिजिक्स भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अपना बोर्ड नहीं है तो स्टडी नहीं करना। और जिसको JEE नीट करना है उनको तो पहले से याद कर लो, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। क्लियर। मैं हर एक बच्चों को बोलता हूँ मेरे स्कूल में, साउथ इंटरनेशनल स्कूल न्यू नरोडा, कि आपको पहले से मेहनत करनी है तो सबसे अच्छा स्कोर आप लेके आओगे। क्लियर। चलो, तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। दोस्तों ये जो फिजिक्स है ना वो काफ़ी वास्ट रेंज के अंदर है। मैं आपको पता है ना, लेंथ क्या होती है, टाइम क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक है, ये तीन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, तो आपकी जो लेंथ होगी ना 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर, ये वाली रेंज के अंदर हम स्टडी करते हैं। कहाँ पे, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो 10⁻⁻14 है ना, वो कौन है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो कौन है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और ये जो 10⁻26 है, तो वो कौन है, अपनी गैलेक्सी का साइज है। फिर टाइम कौन से रेंज में हम स्टडी करते हैं इन फिजिक्स, तो 10⁻−22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड, 10⁻18 सेकेंड। मास कौन से रेंज में हम देखते हैं, तो 10⁻−30 kg, -30 kg mass of an electron to the 10⁻55 kg like mass of universe। तो ये वाले रेंज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। चलो नेक्स्ट, मेन डिसिप्लिन इन फिजिक्स। तो हमें देखो दो डोमेन पे स्टडी करना, मतलब दो लेवल पे स्टडी करना होता है। एक होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल और एक होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल। जो एकदम माइक्रो डायमेंशन में, वो कहाँ पे कवर होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और जो बड़ी साइज पे, ठीक है, वो कहाँ पे कवर होगा, आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो फिजिक्स की दो मेन ब्रांच है, एक है आपकी क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी जो ब्रांच है वो कौन है, आपकी क्वांटम फिजिक्स। कौन सी है, क्वांटम फिजिक्स। तो ये जो क्लासिकल फिजिक्स है उनके अंदर हम कौन से लेवल पे स्टडी करेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। मतलब बड़े लेवल पे जो फिनोमिनन होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, लाइक टेरेस्ट्रियल रिलेटेड होगी, एस्ट्रोनॉमिकल रिलेटेड होती है, ठीक है। तो उनको हम कहाँ पे कवर करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। इवन देखो अगर कोई व्हीकल मूव करके जा रहा है तो उनके रिगार्डिंग में आपको जो स्टडी करनी है वो भी कहाँ पे कवर होगा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। मतलब जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, मतलब आपको अप्रोक्स, अब बोलो कि एटम से बड़ी वाली साइज पे आप वहाँ पे स्टडी कर लेते हो, ठीक है। तो वो कहाँ पे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो उनकी ब्रांचेस भी है क्लासिकल फिजिक्स की, ठीक है। तो ये सारी सब ब्रांचेस बनेगी। तो मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स है, जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो किसके अंदर है, क्लासिकल। क्लासिकल मतलब याद रखो, स्टडी एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। फिर नेक्स्ट क्वांटम फिजिक्स, तो वो कहाँ पे होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे।
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन होगा, आपकी एटम्स होती है, मॉलिक्यूल्स होती है, न्यूक्लियस होती है, ठीक है, उनके अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल है कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन्स है, तो इन सब का जो स्टडी है वो कहाँ पे रिलेट होगा आपका, इन अ क्वांटम फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो ये आपकी क्या थी मेन ब्रांचेस, सब मेन ब्रांचेस, मेन डिसिप्लिन इन फिजिक्स। तो अभी हमें जो बात करनी है वो कौन है, सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स, सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स। तो फर्स्ट है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होगा कि आपका जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होगा उनकी जो मोशन है, तो लाइक मोशन ऑफ कार है, प्रपल्शन ऑफ रॉकेट है, वाटर वेव्स है, तो इन सब की जो मोशन होती है कितनी स्पीड से होगी, कौन से डायरेक्शन में होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, तो इन सब का स्टडी कहाँ पे होगा, मैकेनिक्स के अंदर होगा। और मैकेनिक्स के अंदर इम्पोर्टेंस में होगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उनको भी हमें वहाँ पे स्टडी करना है। तो मैकेनिक्स मतलब याद रखो, स्टडी रिलेटेड टू मोशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, उनका सोर्स क्या होगा, कितनी देर तक चलेगा, कोज क्या होगा, उनका रीज़न क्यों होता है, सब यहाँ पे हमें स्टडी करना है, ठीक है। फिर सेकंड कौन है आपकी, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स किसके साथ डील करता है, इट डील्स विथ नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के अंदर आपको कितनी स्पीड से आपकी लाइट कोई मीडियम के अंदर प्रोपोगेट करेगी, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये सारा वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। क्लियर, तो वो तो अलग बात है। फिर देखो, फिर आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया ना ऑप्टिक्स, आप 10th में स्टडी करोगे लेंसेज और आपकी मिरर की वजह से जो इमेज बनती है उनका भी वहाँ पे स्टडी करना है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने स्टडी किया होगा 10th के अंदर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था, स्नेल्स लॉ था, तो ये सारा स्टडी किया था आपने जो रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो वो कौन सी ब्रांच का एक टॉपिक है, ऑप्टिक्स का, ठीक है। 12th के अंदर आप रे ऑप्टिक्स तो स्टडी करोगे, साथ में हमें एक और ऑप्टिक्स स्टडी करना है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वो क्या होगा आपका, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, फिर क्लास 11th फिजिक्स, उनके अंदर आपकी फिजिक्स की सब डिसिप्लिन के अंदर थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स मतलब कि आपकी जो हीट एनर्जी होगी उनका कन्वर्जन होगा दूसरे एनर्जी में, या तो दूसरी एनर्जी से क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो ब्रांच जो रिलेट करेगी आपको, ठीक है, इंटरनल एनर्जी से, टेम्परेचर से, एंट्रोपी से, तो वो ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। और उनके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट होगी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये अपने थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा ना कि अपना क्लास 11 का एक पूरा यूनिट है आपका एरा, ये आपका यूनिट था कि नहीं, यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हर एक ब्रांच यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट से रिलेट होने वाली है। क्लियर, तो ये देखो थर्मोडायनेमिक्स अपना ये वाले 11th में हो जाएगा। फिर मैकेनिक्स होगा, ऑप्टिक्स हम 12th में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी हम 12th में स्टडी करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स भी 12th में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन जो होगी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो कहाँ पे कवर होगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। आपको पता है ना कि कोई वायर हो, उनके अंदर से करंट पास हो ना, तो वायर के बाजू में कोई भी मैग्नेटिक नीडल रखो ना, तो वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। डिफ्लेक्शन क्यों दिखाती है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये इनके एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। और वैसे ही एक करंट कैरिंग वायर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ तो भी उसके ऊपर क्या एग्जर्ट होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्लास 12th के अंदर जो फर्स्ट 2 यूनिट है ना, उनके रिलेटेड एक और ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टेटिक। यहाँ पर डायनामिक मतलब मोशन रिलेटेड होगा, वहाँ पे स्टेटिक होगा, स्टेडी होगा, जो स्टेडी रहेगा, ठीक है। तो उनके रिलेटेड वहाँ पे स्टडी है। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन एसोसिएटेड विथ चार्ज इन मैग्नेटिक बॉडीज, ठीक है। तो लाइक मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपकी आपने देखा था कि ये आपने ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट अगर आपने स्टडी किया हो तो ये आपने देखा होगा क्लास 10th के अंदर, ठीक है। इनके अंदर हम कूलम्ब्स लॉ स्टडी करेंगे, एम्पेयर्स लॉ होगा, आपका फैराडेज लॉ होगा। फिर आपका होगा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में देखो एटम, न्यूक्लियस और उनकी इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या तो इन सब की इंटरनल रिएक्शन और उनका मैकेनिकल बिहेवियर हम स्टडी करेंगे। कहाँ पे स्टडी करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। देखो इनके अंदर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा आपको आइडिया मिले, हिंट मिले, इसके लिए आपको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। क्लियर। फिर रिलेटिविटी है
कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट होगी कि मानो कि इफ इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, तो उनकी जो स्टडी होगी, क्लियर, उनके मोशन की जो स्टडी होगी तो वो कहाँ पे होती है, रिलेटिविटी के अंदर। और इनको भी आगे जाके हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये जस्ट मैंने आपको ऊपर ऊपर से सारी सब डिसिप्लिन एक्सप्लेन कर दी। अगर कोई बोले कि सर फर्स्ट यूनिट में मैं एक्सपर्ट कब बनूं, तो मैं खाली उनको ना इतना ही बोलता हूँ, जब आपका क्लास 11th का और 12th का फिजिक्स खत्म हो जाए ना सारे यूनिट, फिर आप फर्स्ट यूनिट रीड करो, क्लियर, फर्स्ट यूनिट तब रीड करो तो अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल का एक्सप्लेन करूँ, अगर आपका लोअर सेक्शन का टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आपने ये वाले क्लास 11 के अंदर 8th यूनिट है ग्रेविटेशन, अगर वो स्टडी कर लोगे तो आपको आराम से ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ जाएगा। वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वो भी हमें स्टडी करनी है, लेकिन उनका टॉपिक कहाँ पे, क्लास 12 के अंदर है। तो ये जस्ट आपको हिंट मिले, इसीलिए आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा फ्रॉम द यूनिट 2। तो कल हम अलग अलग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इनको शेयर करो, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है और इंटरेस्टिंग होगा। आज ये फर्स्ट यूनिट थ्योरेटिकल है, वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने मुझे, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे, क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड भी करो वीडियोस को। थैंक यू, बाय। हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग क्लास 11 फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड। टॉपिक्स अपने साइंटिफिक मेथड, सेकंड टॉपिक इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ साइंटिफिक मेथड, टू प्रिंसिपल थ्रस्ट विच आर यूनिफिकेशन एंड सेकंड वन इज रिडक्शनिज्म। तो स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो वो सब हमें डिस्कस करना है। तो लेते हैं फर्स्ट टॉपिक, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इज सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, देखो एक प्रॉपर मेथड है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिनन एज मच इन डिटेल, ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतना उनको डिटेल में आपको जानना है। सेकेंड, यूज दिस नॉलेज टू प्रेडिक्ट करना, मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमिनन, आप उनको कैसे कंट्रोल कर पाओ वो भी आपको देखना। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दूँ कि कंट्रोल कैसे करोगे, ठीक है, कि आपकी जो फिनोमिनन है, नेचुरल फिनोमिनन है, आप देखो जो नेचुरल फिनोमिनन होती है उनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप उनको रिड्यूस्ड करते हो, मिनिमाइज करते हो उनके इफेक्ट को, ठीक है। या तो आप प्रेडिक्ट कर दो कि लाइक मैं बोलूँ कि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म होने वाली है, तो ये आपका एक प्रेडिक्शन बन जाएगा। प्रेडिक्शन किसके बेसिस पे बनता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, आप उनको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हो और फिर जाके आप अनाउंस करते हो, तो उनसे जो भी आपकी एडवर्स अफेक्ट होने वाली वो कम हो जाती है। आप पब्लिक को पहले से प्रेडिक्ट करके बोल सकते हो कि ये भाई ये टाइम पे यहाँ पे इतनी बारिश होगी, तो पब्लिक क्या करेगी, उनसे प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स पहले से ही ले लेगी, तो उनका जो अफेक्ट होगा, हार्मफुल इफेक्ट होगा, वो कम हो जाएगा। तो ऐसे भी नेचर में फिनोमिनन है जो हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल भी होती है, तो उनको आप क्या कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। तो साइंस को स्टडी करो, उनको ऑब्जर्व करो और उनकी जो नॉलेज है उनको उनसे आप प्रेडिक्शन करो, उनको मॉडिफाई भी करो। कि काफ़ी क्या होता है, कभी कभी क्या होगा कि जो नॉलेज होती है वो इनकम्प्लीट होती है पुरानी थ्योरी के बेसिस पे, पुराने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी मॉडिफिकेशन भी करना रहता है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये जो साइंटिफिक मेथड है, तो उनको स्टडी करने के लिए कौन से स्टेप आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, कौन से स्टेप्स उनके अंदर इन्वॉल्व है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करते। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड की ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या कि आप कोई भी जो फिनोमिनन होती है, ठीक है, आपके आजू बाजू नेचर में जो भी हो रहा है उनको ऑब्जर्व करो। अब देखो मैं बोलूँ कि व्हीकल स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो साइंस डेवलप होने के बाद का है, ठीक है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ न्यूटन वाला, कि न्यूटन जब बैठे थे तो ऊपर से जो एप्पल नीचे गिरा, तो वो पहले भी गिरता था, लेकिन न्यूटन ने उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। कि न्यूटन ने क्या देखा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया और वहाँ पे उनका दिमाग एक्टिवेट करके उन्होंने देखा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो वो तो ग्राउंड पे आती है,
आप ऊपर फेंकोगे, नीचे फेंकते हो, ठीक है, एप्पल होगा या तो कोई और ऑब्जेक्ट होगी, तो वो सारी कहाँ पे आती है, ग्राउंड पे आती है। तो ये इनका क्या था, ऑब्जर्वेशन था। फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, सेकंड स्टेप होती है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, कि उनको वेरीफाई करो, चेक करो लैब के अंदर, ठीक है। तो लैब के अंदर भी आप उनको एक्सपेरिमेंट करो। लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि वाटर की जो फ्लो होती है, वाटर की जो फ्लो होती है, कि मानो कि ये फ्लैट सरफेस होगी तो वाटर आपका ऐसे स्टेडी रेस्ट पे रहता है, लेकिन अगर एक इंक्लाइंड सरफेस कर दूँ तो वाटर आपकी नीचे जाती है ना, हायर लेवल से कहाँ पे जाती है, लोअर लेवल पे। तो वो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको पता चलेगा ना कि भाई ये जो आपकी वाटर है वो कहाँ पे जाती है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब कि आपकी रिवर के अंदर जो भी वाटर फ्लो होती है तो वो हमेशा हायर लेवल टू कहाँ पे जाती है, लोअर लेवल की ओर। समझ में आ कि नहीं। तो एक होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, कि ये जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया उनको लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। चलो फिर होता है उनका एनालिसिस। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन का फंडा क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। न्यूटन ने बोला कि ऐसी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो ये सबको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो उनके लिए एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन यहाँ पे फिर आप एनालिसिस भी करोगे, ठीक है। तो एनालिसिस आपकी दो टाइप की होगी। तो फर्स्ट कौन सी एनालिसिस है, क्वालिटेटिव, और सेकंड कौन सी, क्वांटिटेटिव। तो ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी, एनालिसिस होगी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कंपेरिजन विदाउट डिटरमाइनिंग वैल्यू, ठीक है। उनका कलर, टेक्सचर, स्मेल, साइंस, वो सब आप चेक करके उनका ऑब्जर्वेशन करो, एनालिसिस करो। वो कौन सा होगा, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होगा, मेजरिंग क्वांटिटी। आप वहाँ पे क्वांटिटी को मेजर करोगे, मेजरिंग क्वांटिटी बाय वैल्यू ऑफ समथिंग। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। मैं देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की दोनों एनालिसिस आपको एक्सप्लेन करूँ। चलो, तो यहाँ पे देखो, आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट होगी वो हमेशा ग्राउंड के ऊपर ही गिरती है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करोगे फिर भी वो नीचे आती है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशन के अंदर मैं डिटेल में जाऊँ, ठीक है, कि आपकी अगर एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो 50 मीटर से गिर रही है, और एक आपकी हेवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी सेम डिस्टेंस से नीचे आ रही है 50 मीटर। तो दोनों की जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट है ना वो अलग अलग है, ठीक है। आपको पता है कि हेवियर ऑब्जेक्ट होगी उनकी इम्पैक्ट ज़्यादा होगी, लाइटर ऑब्जेक्ट की इम्पैक्ट वहाँ पे कम होगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो इम्पैक्ट यहाँ पे मिलेगी आपको ग्राउंड पे, वो किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी कि नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ पे कौन से ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर, ठीक है। कि आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे ही आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करो वो भी नीचे ही आ रही है, लेकिन उनका जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट होगा, या तो मैं सेकेंड बोलूँ कि उनकी जो फोर्स एग्जर्ट होगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। वैसे ही एक और आप निकालोगे, एक और ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि भाई एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है। तो एक किस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो आपको पता चला क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। फिर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने क्या देखा कि चलो आप मास ज़्यादा करो तो इम्पेक्ट कितना वहाँ पे बढ़ता है, कितने मास चेंज करने से कितनी इम्पेक्ट बढ़ती है। तो एक आपको ना एक कौन से मेथड देगी, आपको एक कैलकुलेशन वाली मेथड, ठीक है। और आप यहाँ पे वेरीफाई भी करोगे कि हाँ, मास बढ़ाने से आपकी जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट है वो ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो एक यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा कि आपका जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन था कि इम्पैक्ट मास पर डिपेंड करती है, हाँ करती है, आपने क्रॉस वेरीफाई किया, लेकिन अभी आपको उनका एग्जैक्ट मॉडलिंग नहीं मिला। या तो आप बोलो कि दो ऑब्जेक्ट है, इनका मास m1 और इनका मास m2, और दोनों का सेपरेशन कितना, r के बराबर। तो इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी एक दूसरे के ऊपर, वो ये दोनों की मास के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि नहीं, ठीक है। आपका ग्रेविटेशनल लो है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे भी इनके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। तो आप अलग अलग मास की वैल्यू अलग अलग डिस्टेंस रख के वहाँ पे मतलब कि आप देखो, आपके पास अभी इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे कि दो हेवी ऑब्जेक्ट थे तो इनके बीच में ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हुआ, लेकिन जब दोनों का डिस्टेंस में बढ़ा देता हूँ तो वहाँ पे कम फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, तो इनसे आपको एक रिलेशन मिलेगा और उसको आप कन्वर्ट करते हो मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर। मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर आप उनका क्या प्रूव करोगे, उनका क्या डराइव करोगे, एक इक्वेशन लाइक दैट, दिस इक्वेशन। ऐसे आपको एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, उनका प्रेडिक्शन कि अगर दो 1 kg की दो ऑब्जेक्ट है और 1 मीटर पे, तो उनके बीच में इतना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो अगर वो 1 मीटर की जगह पे 2 मीटर में करूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ए वाली फोर्स वहाँ पे एक्सर्ट होनी चाहिए। तो ये आपका फिर क्या होगा, प्रेडिक्शन होगा बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग। समझ में आ कि नहीं? आपकी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी उनके बेसिस पे आप क्या करोगे, प्रेडिक्शन करोगे। अगर आपका ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग, आपका जो मैथमेटिकल फार्मूला करेक्ट होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा, और अगर ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन, आपकी मॉडलिंग गलत होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्सिफिकेशन। अगर फॉल्सिफिकेशन होगा तो फिर से यहाँ पे आप करेक्शन करोगे। ठीक है, और आप ऊपर भी चेक करोगे कि भाई ऊपर गलती तो नहीं कर दी ना आपने एनालिसिस के अंदर। अगर होगा वहाँ पे फिर से आप रिवाइट सॉरी कि कोई मिस्टेक होगी तो आप फिर से उनको रिकरेक्ट करोगे। ठीक है, उनको करेक्ट करो और फिर से वही स्टेप फॉलो करो, फिर जाके आपकी एक लॉज बनती है। ऐसे ही डायरेक्ट लॉज नहीं बनती। ठीक है, उनके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है और सारे स्टेप्स को आपको सिस्टमेटिकली चेक करना होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी आपकी क्या होगी, स्टेप्स होगी साइंटिफिक मेथड के अंदर। एक लॉ को डिफाइन करने में काफ़ी साल लग जाते हैं, उनको वेरीफाई भी करना होता है कि आपने जो बोला वो आपके लिए सही है। ठीक है, उनको सिस्टमेटिकली कोई और चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, क्लियर। अब ग्रेविटेशन के अंदर काफ़ी सारे लॉ स्टडी करोगे, इनिशियली जो बोले वो उनके टाइम पे चल गए, लेकिन बाद में जाके उनको क्या करना पड़ा, फिर से करेक्ट करना पड़ा। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट है आपकी टू प्रिंसिपल, थ्रस्ट, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। Unification is to explain different phenomena and the nature on the basis of one or minimum laws। कि काफ़ी सारी फिनोमिनन होती है जिसके पीछे ना एक ही लॉज आपकी काम करती है। तो वो सारी प्रिंसिपल को कंबाइन करो, वो सारे फिनोमिनन्स के लिए जो भी एप्लीकेबल प्रिंसिपल है उनको कंबाइन करो, तो उनको आप क्या बोलोगे, यूनिफिकेशन। कि मैनी टू वन करना मतलब काफ़ी सारे लॉज को आप कंबाइन करो और उनसे एक लॉज बनाओ। ठीक है, तो वो आपका क्या बनेगा, यूनिफिकेशन होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बोला आपको, एन एफर्ट टू यूनिफाई द फंडामेंटल फोर्सेस एंड द नेचर। तो यहाँ पे देखो कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर आती है। ठीक है, अर्थ आपकी सन के अबाउट घूम रही है, मून भी अर्थ एंड सन के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फिनोमिनन लाइक टाइड्स ऑफ फॉलिंग ऑफ मटेरियल। तो ये सारी फिनोमिनन के लिए एक ही लॉ आपकी वहाँ पे काम करती है। हाँ, अलग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन काम कौन सा कर रहा है, ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो इन सब के लिए जो भी लॉज एप्लीकेबल है उन सबको मैंने एक कर दिया और उनका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, यूनिफिकेशन इन सब के लिए। हाँ, उनका एप्लीकेशन अलग अलग होगा, लेकिन सबके लिए आपकी एक ही लॉज काम करती है। तो ये आपकी क्या हो गई, यूनिफिकेशन। काफ़ी सारे लॉज को कंबाइन करके आपको क्या करना है, एक लॉज बनानी है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यूनिफिकेशन। क्लियर। ऐसे ही कोई और ऑब्जेक्ट के लिए भी आप देखो कि मानो कि सर्कुलर मोशन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपकी जो नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो भी अर्थ के अबाउट घूमती है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी कौन सी फोर्स काम करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी। वहाँ पे आपका सेंट्रीपेटल फोर्स भी होगा, तो उनको भी आप यूनिफाई करके कौन से ग्रुप में लेके आओगे, यहाँ पे जैसे आपकी ये घूम रही है वैसे ही सैटेलाइट के लिए आप ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई करोगे। तो ये होता है आपका यूनिफिकेशन। काफ़ी सारे फिनोमिनन को एक ही प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना है आपको। क्लियर। या तो काफ़ी सारे प्रिंसिपल को कंबाइन करके एक कॉमन प्रिंसिपल बनाओ।
सबके लिए नहीं बन सकता, थर्मोडाइनमिक्स पूरा अलग होता है, ठीक, काइनेमेटिक्स पूरा अलग है, लेकिन जो सारी फिनोमिनन सेम प्रिंसिपल के बेसिस पे होती हैं उनके लिए। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका यूनिफिकेशन होगा। चलो फिर नेक्स्ट आपकी है रिडक्शनिज्म। टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ complex system and the properties of its simple constituent are taken into account, this approach is called reductionism। देखो उनका एक सिंपल बेस्ड एग्जांपल मैं दूँ कि अगर आपकी कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, कोई अगर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, तो उनको उनके माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट को स्टडी करो तो वो क्या होती है आपकी रिडक्शनिज्म। मैं अगर बोलूँ कि आपको कोई मैटर के बारे में स्टडी करना है तो मैटर को स्टडी करने से पहले उनके मॉलिक्यूल्स, उनके एटम का स्टडी करो, तो वो क्या बन गया आपका रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल लिए मैंने, एक थर्मोडायनेमिक का और एक थर्मल पावर प्लांट, और यू कैन से न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आप सबको पता है ना कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उनको फाइनली आप कहाँ पे कन्वर्ट करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उनके अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा कि आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उनके अंदर जो भी एनर्जी है उनकी, उनको आपकी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये सारी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप एक ही प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं एक्सप्लेन करते, तो उनको आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है कि भाई इनकी थर्मल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, वो हीट एनर्जी से आप वाटर की वेपर क्रिएट करते हो, और वो वाटर की वेपर से आप टरबाइन के ऊपर प्रेशर बनाते हो, टरबाइन वहाँ पे घूमता है। ठीक है, उससे आपकी जनरेटर के अंदर रोटेशन होता है और फिर जाके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो और हर एक सेगमेंट को स्टडी करो। तो ये आपने क्या किया, रिडक्शनिज्म किया। यहाँ पे देखो एक और बेस्ट एग्जांपल है कि आपकी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम थी तो वो डेवलप क्यों हुई थी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करे बल्क मैटर के लिए, कि कोई बल्क सिस्टम हो उनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे। कौन सी प्रॉपर्टीज, लाइक टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, तो इनको एक्सप्लेन करे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको स्टडी करना था तो आपको क्या करना पड़ा कि उनको मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में आपको स्टडी करना पड़ा, कि काइनेटिक थ्योरी आपने मॉलिक्यूल्स की स्टडी की, उनकी स्टैटिकल मैकेनिक्स स्टडी की, फिर जाके आप इनको डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, रिडक्शनिज्म। समझ में आ कि नहीं, क्लियर? तो मैं इनको बोलूँ कि ये थर्मोडायनेमिक का एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के अंदर आपने स्टडी किया। क्लियर? पहले बल्क मैटर के लिए आपको स्टडी करना था, लेकिन फिर आपको कहाँ पे स्टडी करना पड़ा, मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ से ही आप इनको डिफाइन कर पाए, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी ऑफ अ बल्क सिस्टम। तो ये क्या होता है, आपका रिडक्शनिज्म होता है। आई होप सबको समझ में आ, ठीक है, क्लियर? तो ये आपकी क्या थी, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। फर्स्ट यूनिट के अंदर इनके अलावा जो भी आपका पार्ट है ना, तो वो सिंपल पार्ट है, आप एक बार अच्छे से रीड करोगे तो आपको सब समझ में भी आ जाएगा। क्लियर? कि वो कैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो सारे ब्रांचेस का इंटर रिलेशन भी आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो चलो, आपको सब समझ में आ, लाइक कर दो, शेयर भी करो। ठीक है, फिर हम दूसरी को यूनिट स्टार्ट करेंगे। हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग, लेक्चर नंबर 1.2, क्लास 11th फिजिक्स, फिजिकल वर्ड, फर्स्ट यूनिट। टॉपिक्स आर फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, उनके अंदर एक आपका स्टडी करेंगे अभी आज, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हमें बात करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। समझ में आ कि नहीं? चलो तो डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अभी बता दूं, एकदम डिटेल में नहीं स्टडी करना, क्योंकि क्लास 11th आपकी 8th नंबर की जो यूनिट है पूरी ग्रेविटेशन के रिलेटेड है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको जस्ट और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन
between two bodies by virtue of their masses। अगर दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है तो मास की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था जो हम आगे जाके क्लास 11th के 8th नंबर के यूनिट के अंदर स्टडी करने वाले। ठीक है, ये 8th यूनिट है पूरा इनके ऊपर। तो वो जो ग्रेविटेशनल लॉ था वो क्या था, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट है जिनका मास कितना m1 और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जिनका मास कितना m2 एंड दैट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज r, then the force of attraction between two objects, and this force is gravitational force, is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them। और ये आपकी क्या होगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिनको हमें डिटेल में स्टडी करना है 8th यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखो ये क्या होगी, अट्रैक्टिव, जो अभी आगे जाके प्रॉपर्टीज के अंदर इनकी डिस्कशन करेंगे हम। समझ में आया कि नहीं इतना? चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्स है और यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है, तो यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी कि आपकी ये जो है दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इनवर्स स्क्वायर लो। फिर देखो ये आपकी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, लंबे डिस्टेंस तक ये फोर्स आपकी एग्जर्ट होती है। ठीक है, क्लियर? फिर देखो यहाँ पे ये आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो वीकेस्ट फोर्स है सबसे। जो चार फोर्सेस मैंने बोली ना उनके अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स आपकी कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। भले आपकी वीकेस्ट फोर्स हो लेकिन लाइक फिनोमिनन में बोलूँ कि आपकी जो सैटेलाइट है, ठीक है, या तो आपका मून जो है वो अर्थ के अबाउट जो भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ये जो पॉसिबल है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये आपका भले वीकेस्ट फोर्स है लेकिन नेचर के अंदर इनका बड़ा रोल है। अगर आप कोई एक जगह पे खड़े रह पाते हो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपकी ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्राउंड, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो भले वीकेस्ट फोर्स है लेकिन उनका सबसे ज़्यादा रोल है यहाँ पे। फिर ये सेंट्रल फोर्स है, जब भी एग्जर्ट होगा तो जो भी आपका पॉइंट मास होगा उनके सेंटर की ओर एग्जर्ट होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कौन सी फोर्स है आपकी, सेंट्रल फोर्स है। फिर नेक्स्ट ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि इनका जो भी वर्क डन होगा वो पाथ से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। देखो मैंने आपको बोला था ना कि ऐसी काफ़ी टर्म्स है जो आपको समझ में कब आएगा, जब आपका वो टॉपिक अगले यूनिट में कवर अप होगा, लाइक कंजर्वेटिव फोर्स। तो उनके ऊपर मेरा आधा लेक्चर होगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपकी कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। फिर ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, कि वो किस पे डिपेंड करेगी, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। तो इनको आप एक बार लर्न, ये जस्ट ऐसे याद कर लो जैसे कि आपका 8th यूनिट कवर अप होने वाला है ना, ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, इनके लिए कोई आपको रट्टा नहीं करना, जस्ट अभी आप खाली इतने पॉइंट्स याद कर लो। क्लियर? चलो, तो कल हम बात करेंगे सेकेंड फोर्सेस के बारे में, वो होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करो। घर पे बैठो, घर से पढ़ाई करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग बाय अमित पटेल, क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट यूनिट थर्ड लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो आपको कम्प्लीटली समझ में कब आएगा, कि जब आपका क्लास 11th का 8th यूनिट है ग्रेविटेशनल, वो आपको क्लियर हो।
ठीक है। तो वैसे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो वो आपको कब समझ में आएगा, जब क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट एंड क्लास 12th का फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारे डिस्कशन है इनके रिलेटेड, कैसे एक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट होता है करेगा, ठीक है, क्लियर, कि कैसे एक मूविंग चार्ज आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है। तो वो सब वहाँ पे डिस्कस है। तो जस्ट अभी आप यहाँ पे जितना मैं करवाऊँ उतना समझ लो और डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज सेकेंड फंडामेंटल फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उनको दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो एक होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स मैं डिफाइन करता हूँ अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड सेकेंड जो आपकी फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है भाई, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। समझ में आ कि नहीं, चलो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, दो स्टेशनरी चार्जेस होंगी जो रेस्ट पे होती है, ठीक है। अगर उनके बीच में कोई फोर्स एग्जर्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज तो उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्बिया फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लास 12th के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। तो वो अगर मानो कि दो चार्जेस में कंसिडर कर लो Q1 Q2, तो ये फोर्स क्या होगा, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर में, ठीक है, प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। ये यहाँ पे कौन है, कूलम कांस्टेंट है, ठीक है, और ये फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन, एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, आपकी पोल्स होती है ना मैग्नेट की, ठीक है, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो। तो ये आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज फोर्स ड्यू टू चार्ज, ठीक है, और ये किसकी वजह से, ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो, अगर एक चार्ज मूव करेगा कोई वेलोसिटी से तो वो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, साथ में वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स एग्जर्ट होता है। तो दोनों आपके फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन करके आपने क्या नाम दिया इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। तो ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर, चलो। एक आपकी चार्ज से रिलेटेड है, एक आपकी पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है और एक वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे मैं इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। तो इनकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, क्लियर, कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी इट मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। आपको पता है दो अगर सेम चार्ज हो तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वैसे ही दो सेम पोल हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होती है, ठीक है, तो इनका क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स may be attractive और रिपल्सिव। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लो। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में था 1/r², तो वैसे ही यहाँ पे कौन है, 1/r²। तो ये कौन सी होगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी। फिर देखो ये आपकी ना लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। और उनको ना इंटरवेनिंग मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है फोर्स एग्जर्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट, ये कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। क्लियर, अब देखो
कि आपकी जो सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स का आपको पता है ना कि कैसे, कि आपकी जो लाइन हो, जो दो ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करे वही लाइन पे एग्जैक्ट होगी। अगर मानो कि मैं यहाँ पे Q1 कंसीडर करूँ और यहाँ पे Q2 कंसीडर करूँ, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे ना, लेकिन ये दोनों को कौन सी लाइन ज्वाइन करती है, ये वाली लाइन, तो ये वाली डायरेक्शन में Q2 आगे जाएगा और Q1 ये वाली डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये क्या होता है आपका सेंट्रल फोर्स, ये क्या होती है आपकी सेंट्रल फोर्स, कि दोनों को जो लाइन ज्वाइन करे वही लाइन पे उनके ऊपर क्या एग्जैक्ट हो, फोर्स एग्जैक्ट हो। फिर सेकंड, जैसे आपने पहले भी बोला था कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये भी आपकी कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने आपको बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आपको कब समझ में आएगा, जब आपका 11th का टॉपिक वहाँ पे क्लियर होगा आपको। क्लियर? और उन मैं सिंपल बोलूँ तो वर्क डन जो हो ना, दैट इज, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो खाली ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, तो वो खाली आपकी पाथ डिस्प्लेसमेंट पे जो डिपेंड करे वो वर्क डन होती है। उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो कौन है, आपकी कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? वो खाली यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। क्लियर? तो तो वो पाथ इंडिपेंडेंट है। क्लियर? कि आप यहाँ से लेके जाओ इनको या तो डायरेक्ट लेके जाओ, दोनों केस में वर्क डन क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, क्योंकि आप बोलते हो डब्ल्यू इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है कि जिसकी वजह से वर्क डन मिले, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फिर आपकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ 36 टाइम्स stronger than the gravitational force। आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ना, उनसे कितनी स्ट्रोंगर है, 10 टू द पावर ऑफ 36 टाइम्स। ठीक है, जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटॉन का ट्रांसफर होता है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो वैसे ही यहाँ पे आपकी फोटॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन चार्ज पार्टिकल टू सेकेंड चार्ज पार्टिकल, जिसकी वजह से ये क्या होता है, आपका फोर्स एग्जर्ट होता है। अब देखो यहाँ पे एक और, कि अगर आपको बोले कि मानो कि दो प्रोटॉन है भाई, तो दो प्रोटॉन के बीच में कौन सी फोर्स एग्जर्ट होगी, तो मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये फोर्स आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि ये मास की वजह से कौन सी फोर्स एग्जर्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन कंसिडर करूँ तो ये प्रोटॉन का चार्ज होगा ई, यहाँ पे देखो ये दूसरे प्रोटॉन का चार्ज होगा ई, तो ये कौन सी फोर्स बनेगी, रिपल्सिव फोर्स। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस रखो आप और यहाँ पे जो डिस्टेंस रखो, वो दोनों सेम कंसिडर करो, तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, एफ जी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वो क्या बनेगी, एफ ई, तो वो क्या बनेगी, के कूलम कांस्टेंट, ये कौन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो कूलम कांस्टेंट इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर बनेगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आपको मैं डेटा दे दूँ तो आप कैलकुलेट करो, और आप कैलकुलेट करके क्या देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना, वो 10 टू द पावर ऑफ 36 टाइम इनसे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैं आपको डेटा दे देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू आर इज इक्वल टू 1 मीटर ले लो आप। मास ऑफ प्रोटॉन में आपको बता दूँ 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप आगे जाके स्टडी करोगे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनका यूनिट होगा। क्लियर? तो इनकी वैल्यू प्लेस्ड करके ना आप क्या निकालोगे, एफ जी की वैल्यू निकालोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। और सेम यहाँ पे आप करोगे रिपल्सिव फोर्स के लिए, तो के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 कूलम कांस्टेंट, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। और आर आपकी डिस्टेंस होगी, तो आर डिस्टेंस आपकी किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर। देखो सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनका आप फोर्स फाइंड आउट करो। क्लियर? तो दोनों में रिलेशन क्या मिलेगा,
एफ विल बी 10 टू द पावर ऑफ, ए वाली रेंज मिलेगी आपको, बोला ना 10 टू द पावर ऑफ 36 वाली रेंज इनटू एफ जी, इसके अबाउट कोई रिलेशन आपको मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स विल 10 टू द पावर ऑफ 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स। आप करो कैलकुलेशन, आपको शायद ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे डेसिमल में होगा तो वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला आपको रेंज में फोर्स मिलेगा। क्लियर। दूसरी बात कि ये जो मेरे वाटर मार्क के अंदर नंबर है ना 83203260, तो ये 0 नहीं है, यहाँ पे 9 है। क्लियर। 6921। क्लियर। तो यहाँ पे 9 है। व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन आप नहीं लगा पाओगे इनके ऊपर। चलो बाय, थैंक यू। तो अभी दो और फोर्सेस हमें स्टडी करनी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अभी मेरा मेन फोकस क्लास 12th के ऊपर है, तो उनको ज़्यादा टाइम मैं दे रहा हूँ। क्लियर। चलो बाय, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग क्लास 11th फिजिक्स, यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, लेक्चर नंबर 1.4। पहले हमने दो फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज और दो फोर्सेस हमें डिस्कस करने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड एक और है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप लेक्चर पूरा ध्यान से देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा 110%, ठीक है। क्लियर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। चलो, strong nuclear force, strong attractive force which binds proton and neutron, proton and neutron, proton, proton, neutron, neutron टूगेदर इन द न्यूक्लियस। देखो आप सबको पता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होती है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन होगी, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा उनको आप क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इनको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। क्लास 12th के अंदर इनको हमें स्टडी करना है, क्लियर। डिटेल में वहाँ पे स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे डिपेंड करती है। चलो, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको पता है दो पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी क्या होगी, रिपल्सिव होगी। लेकिन यहाँ पे दो पॉजिटिव प्रोटॉन है, उनके बीच में भी कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। क्लियर। ये जो फोर्स है आपकी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप जो भी तीन फोर्स अभी स्टडी करोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उन सब के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। It is 100 times stronger than the electromagnetic force, 100 times stronger. It is 10 to the power of 38 times stronger than the gravitational force, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी स्ट्रॉन्गर है, 10 to the power of 38 टाइम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितनी स्ट्रॉन्गर है, 100 टाइम्स। फिर देखो नेक्स्ट, तो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे एग्जैक्ट होगी, 10 to the power of -15 मीटर। मतलब अगर मैं एक न्यूक्लियस ड्रॉ करूँ और ये देखो इनके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये जो न्यूक्लियस की साइज़ होती है ना वो होती है 10 to the power of -15 मीटर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फोर्स एग्जर्ट होगी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स है, विद इन न्यूक्लियस ही एग्जर्ट होगी। जैसे ही बाहर न्यूक्लियस से दूर जाओगे 10 to the power of -15 मीटर से, तो इनका क्या होगा, एक्सपीरियंस एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये जो एक्ट होगी वो कहाँ पे होगी, विद इन न्यूक्लियस एक्ट होगी, विद इन न्यूक्लियस एक्ट होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही आपकी न्यूक्लियॉन्स होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। क्लियर। फिर देखो, attractive force but becomes repulsive when the distance between nucleons become less than 0.5 फर्मी। अगर दो न्यूक्लियंस है, अगर उनकी डिस्टेंस आपकी 0.5 फर्मी से भी कम हो गई, 0.5 फर्मी, फर्मी मतलब 1 10 to the power of -15 मीटर,
अगर इनसे कम डिस्टेंस बनेगा तो ये फोर्स वहाँ पे क्या बन जाएगी, रिपल्सिव बन जाएगी। वैसे कौन सी है, बाय नेचर इट इज़ अट्रैक्टिव, लेकिन अगर ये डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस वहाँ पे बनेगा बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स तो वो क्या बन जाएगी आपकी, रिपल्सिव। फिर नेक्स्ट, इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सेंटर टू सेंटर एग्जर्ट नहीं होगी। सेकेंड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो आपने स्टडी किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, वो क्या थी, कंजर्वेटिव फोर्स थी। कंजर्वेटिव मतलब जिसका वर्क डन क्या होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन सी है, नॉन कंजर्वेटिव, मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगी वो क्या होगी, पाथ डिपेंडेंट। वो क्या होगी, पाथ डिपेंडेंट। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब अगर दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स एग्जर्ट होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स एग्जर्ट होगी, या तो दो न्यूट्रॉन के बीच में एग्जर्ट होगी ये फोर्स, तो वो क्या रहेगी, तीनों के लिए क्या बनेगी, सेम फोर्स बनेगी। ठीक है, तो ये देखो कहाँ पे आपको मिलेगी, तो इनकी वजह से आपकी न्यूक्लियस है, ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बॉन्डेड है। फिर देखो ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, उनसे आपकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिफाइन होगी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा इनका जितना ज़्यादा ये सफिशिएंट होगा टू बाइंड अप द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या तो न्यूक्लियॉन्स टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस, तो उतनी ज़्यादा आपकी न्यूक्लियस क्या रहेगी, ज़्यादा स्टेबल रहेगी। लेकिन जब उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, मतलब कि ये फोर्स आपकी क्या बनेगी, इनसफिशिएंट बनेगी, तो वो क्या दिखाएगा, रेडियो एक्टिविटी, मतलब अल्फा बीटा गामा को वो क्या करेगा, अमिट करेगा। तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ हेवियर न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आपकी जो हैवी एलिमेंट है वो अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जितनी सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है, उतनी है नहीं, तो वो अल्फा बीटा गामा को वहाँ पे क्या करेगी, एमिट करेगी। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट फोर्स है अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो देखो उनका डेफिनेशन, फोर्स अपीयर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब जहाँ पे आपका अल्फा बीटा गामा एमिट हो रहा था, और उनके अंदर पर्टिकुलर जब आपकी कौन से एमिशन होगी, बीटा एमिशन होगी, बीटा डीके होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब सबको पता है, ठीक है, वो वाली सब एटॉमिक पार्टिकल जिनका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है, या तो मैं बोलूँ कि विच आर नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो जब न्यूक्लियर प्रोसेस होगी तो उनका जब बीटा डीके होगा, उनके अंदर जब बीटा डीके होगा, तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल वहाँ पे इमिट होगी, तो उनके बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होगी दैट विल बी वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो कौन सी फोर्स होगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो यहाँ पे इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज लेस पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो बीटा डीके भी आप आगे जाके 12th में स्टडी करोगे, बीटा डीके आपकी दो टाइप की होगी, एक बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। तो बीटा माइनस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा, बीटा प्लस के अंदर आपको पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो मिलेगा। ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होती है तो वो कौन है, आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, ये जो आपकी फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बट इट इज़ ऑल्सो वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स थी आपकी, तो सीधी बात है उनसे क्या रहेगी, वीक। ये कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे आपका बीटा प्लस डीके होगा, या तो मैं बोलूँ जहाँ पे आपकी क्या हो, बीटा माइनस डीके, तो वहाँ पे ये वाली फोर्स आपको मिलेगी। ठीक है, बीटा प्लस डीके के अंदर क्या होगा, पॉजिट्रॉन विथ न्यूट्रिनो, एंड बीटा माइनस के अंदर क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विथ न्यूट्रिनो। क्लियर। दिस फोर्स इज 10 to the power of 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी स्ट्रॉन्गर है, 10 to the power of 25 टाइम्स। और उनकी रेंज भी देखो कितनी है, 10 to the power of -15। मतलब ये कौन सी है, न्यूक्लियस की रेंज है। ठीक है, वहीं तक ये एग्जर्ट कर पाएगी, इनसे ज़्यादा फोर्सेस वो ज़्यादा डिस्टेंस पे, ज़्यादा रेंज पे एग्जर्ट नहीं होगी। तो ये आपकी क्या होगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलो ये क्या होगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आपने पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्टडी किया, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं एक टेबल बना के दूंगा आपको, चारों फोर्सेस के वहाँ पर रेंज मिलेगी आपको। ठीक है, उनका कॉज क्या है, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो वो टेबल आप लर्न कर लेना। ठीक है।
तो आपकी सारी फोर्सेस हो जाएगी। चलो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग क्लास 11th लेक्चर नंबर 1.5। टुडेज टॉपिक इज़ कंजर्वेशन लॉज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ की और उनके रिलेटेड जो लॉज है उनके बारे में। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ कंजर्व्ड क्वांटिटीज़? इन एनी फिजिकल process involving different forces, some physical quantities remain unchanged with time। जो टाइम के साथ चेंज ना हो वो क्वांटिटीज़ को आप क्या बोलोगे? कंजर्व्ड क्वांटिटीज़। क्लियर कि क्वांटिटीज़ विच विल रिमेन सेम, विच विल रिमेन सेम, टाइम भले आपका चेंज होता हो, टाइम बढ़ता जाए, लेकिन क्वांटिटीज़ क्या रहेगी? सेम। तो वो कौन है? आपकी कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ है। फिर देखो कंजर्वेशन लॉज। तो लॉज विच गवर्न दिस कंजर्वेशन क्वांटिटीज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉज। इनके रिलेटेड जो भी लॉज होंगे ये फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेटेड, कंजर्व क्वांटिटीज के रिलेटेड, तो उनको आप क्या बोलोगे? कंजर्वेशन लॉज। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आपकी 4 कंजर्वेशन लॉज है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो सबको पता है। ठीक है। सेकेंड, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको जानना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपके लिए नया टॉपिक होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये 4 लॉ के बारे में हमें स्टडी करना है और उनके रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है वो भी देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आप सबको पता है। Law of conservation of energy, it states that energy can neither be created nor it can be destroyed, but it can be changed from one form to another। ठीक है, एनर्जी आपकी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो वो डिस्ट्रॉयड होगी। तो क्या होगी? वो जस्ट कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वो। तो यहाँ पे देखो मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, हर एक के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो मानो कि कोई ये आपकी ग्राउंड है, दिख रहा है ना आपको? ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपकी फ्री फॉल करे, ठीक है, तो उनकी एनर्जी चेंज होगी। मानो कि ये रेस्ट पे, तो ग्राउंड से जब हाइट पे होती है तो उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही वो फ्री फॉल करेगा तो ग्राउंड से डिस्टेंस, इनकी हाइट कम होती जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उनकी कम होती जाएगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? आपकी पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो और यहाँ कोई भी इंस्टेंट पे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है दोनों को ऐड करो तो जो टोटल एनर्जी आपको मिलेगी वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर? तो इनको ऐसे भी बोलते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? उनकी सेम। भले काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो लेकिन उनकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। चलो फिर नेक्स्ट, सेकेंड, law of conservation of linear momentum, it states that when there is no external force, जब कोई external force act ना हो, ठीक है, on a system, then its linear momentum remain constant। linear momentum का equation याद है? P is equal to mv, mass v क्या होगी? आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी कोई सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी तो उनकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, it states that if no external force acts on a system then its linear momentum remain constant। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। तो देखो यहाँ पे जब भी आपकी बुलेट गन से निकलती है, ठीक है, तो इनका मास और उनकी वेलोसिटी होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थी तो उनकी मोमेंटम 0 होती है। तो जैसे ही आप बुलेट फायर करोगे ना तो ये जो आपकी गन है ना वो बैकवर्ड होती है कि नहीं वहाँ पे? ठीक है, तो वो इनकी वेलोसिटी होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मास ज़्यादा है, तो टोटल मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, इनकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो, इनके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी आफ्टर फायरिंग, इनके पास कौन से डायरेक्शन में होती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो इनकी टोटल मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगी? 0, जो इनिशियली 0 थी। तो ये क्या होगी? आपकी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। नेक्स्ट, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
अब देखो मैं पहले आपको एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिख दूँ, तो एंगुलर मोमेंटम एल किसके बराबर होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस एंगुलर स्पीड, ठीक है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। चलो यहाँ पे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, देखो टॉर्क से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का रोटेशन होता है ऑन अ सिस्टम, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एग्जर्ट नहीं होगी तो उनकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, मतलब आई ओमेगा बनी रहेगी। चलो इनका भी एक मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो उनका जो रोटेशनल इनर्शिया होता है उनको आप क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपने स्टडी किया था ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन का एक इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, जिसको आप क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको ऐसे भी समझते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क नहीं एक्ट होगा तो अगर ओमेगा उनका कम होगा ना, एंगुलर स्पीड कम होगी, तो आई उनकी क्या होती है, इंक्रीज्ड होगी। अगर आई इंक्रीज्ड होगा या तो फिर बोलो ओमेगा कम होता है, ठीक है, अगर ओमेगा आपकी इंक्रीज्ड हुई तो आई आपकी क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी। तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ओमेगा विल रिमेन सेम। क्लियर इतना? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये लड़की जब घूमेगी, ठीक है, तो जब उनके हाथ फैला के रखती है वो, ठीक है, तो उनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो लार्ज होती है और उनकी जो रोटेशनल स्पीड है ना, एंगुलर स्पीड, वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब वो अपने हाथ को अंदर करती है ऐसे, ठीक है, तो उनकी जो इनर्शिया होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या बन जाएगी, वहाँ पे कम बन जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगी, कम बन जाएगी, लेकिन उनकी स्पीड ज़्यादा बनेगी। तो ये दोनों टाइम पे इनका आई ओमेगा और इनका आई ओमेगा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या रहेगा, सेम, मतलब उनकी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी, दोनों केस के अंदर वो सेम रहेगी। क्लियर? तो ये आपकी क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा, जो दोनों केस में सेम रहेगा, तो मतलब ये क्या हो गया, उनका कंजर्वेशन हो गया। फिर नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, only they can be transferred from one object to one body to another, like एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, कि चार्ज ना तो आपकी क्रिएट हो सकती है ना तो आप उनको डिस्ट्रॉयड कर पाओगे, तो आप क्या कर पाओगे, उनको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर पाते हो, ठीक है। और आप ऐसे भी बोलोगे कि आइसोलेटेड सिस्टम होगी, उनका टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, कंजर्व्ड। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानो कि एक ग्लास रोड है और एक आपकी सिल्क है, ठीक है, ये कौन सी रोड है आपकी, ग्लास रोड। बिफोर द फ्रिक्शन, मानो कि इनके ऊपर 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर भी 3 पॉजिटिव चार्ज है 3 नेगेटिव चार्ज है। जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो ना, तो उनको आप क्या बोलते हो, न्यूट्रल। तो इनिशियली दोनों न्यूट्रल है, लेकिन जब मैं ग्लास रोड को सिल्क के साथ ऐसे फ्रिक्शन करवाऊँ, रब करूँ, तो आपने क्या देखा कि ये जो ग्लास रोड है ना, उनके ऊपर 3 पॉजिटिव है, ठीक है, 1 नेगेटिव है, और इस सिल्क के ऊपर भी 3 पॉजिटिव है, टुकड़े 3 पॉजिटिव, ये 3 नेगेटिव प्लस 2 और नेगेटिव ऐड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव कहीं से नहीं आए, ये 2 नेगेटिव जो यहाँ पे शॉर्ट है ना, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, ये 2 नेगेटिव वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो मतलब कि आफ्टर फ्रिक्शन देखो इनके पास एक्सेस कौन है, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्सेस कौन बन गया, नेगेटिव। लेकिन देखो भले पॉजिटिव चार्ज बने भले नेगेटिव बने, देखो बिफोर द फ्रिक्शन टोटल पॉजिटिव 3 + 3 6 थे, टोटल नेगेटिव क्या थे, 6। यहाँ पे भी देखो बिफोर आफ्टर फ्रिक्शन 3 + 3 6 पॉजिटिव 1
और यहाँ पे कितने 5, तो कितना होगा 6 नेगेटिव। तो देखो वही है नंबर। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी आपका कंजर्व होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर पाओगे ना तो आप उनको डिस्ट्रॉय कर पाते हो। समझ में आ कि नहीं? सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर पसंद आए, ठीक है, तो लाइक भी करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, इसलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।